नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के ब्रज क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। वो ताज नगरी आगरा में 20 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और फिर शाम को बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा सुबह 10 बजे आगरा पहुंच जाएंगे और फिर आगरा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रसिद्ध राउली महादेव मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद आगरा में पदाधिकारियों के साथ बैठकें होंगी। वहीं दोपहर 3 बजे वो बरेली पहुंचेंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए डोर टू डोर, आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार हो रहा है तो वो भी चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा बरेली में ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं, ये भी जानकारी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सभी की नजरें रहने वाली, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अपनी खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस कई लोक लुभावन वायदे कर सकती है। यूं तो अमूमन हर पार्टी करती है। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इस लिहाज से भी थोड़ा महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखना। तो एक तरफ जहां कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता टिकट के लिए रो रहे हैं। चुनावी मौसम में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। जाहिर है इस वक्त नेताओं के लिए गम और खुशी का पैमाना टिकट ही है। जिसे टिकट मिला वो सत्ता के सिंहासन का ख्वाब देखना शुरू करता है, जिसे नहीं मिला वो टिकट का रोना रोता है। टिकट के अरमा अब आंसुओं में बहने लगे हैं। इन दोनों महिलाओं की एक ही पीड़ा है और वो है टिकट का कटना। ये है मेराज जहां, कांग्रेस की महिला नेता है। जैसे ही कांग्रेस की टिकट से इनका नाम गायब हुआ, ये फूट फूट कर रोने लगी। मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में टिकट कटने से नाराज मेराज जहां का दर्द छलक गया और कैमरे के सामने ही अपना दुखड़ा सुनाने लगी। मुझे पहले आश्वासन दिया गया, मैं पूरी मेहनत कर रही थी, मैं तो करती रहती हूँ। मैं तो यह भी नहीं कि चलो भाई फॉर्मेलिटी के लिए कोई मेहनत कर रहा है, मैं तो मेहनत करती रहती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा आप बहुत मेहनती हो, आप आगे बढ़ोगी। धीरज गुज्जर जी ने भी मेरी मेहनत देखी है, उन्होंने भी कहा कि आप बहुत मेहनती हो बहन जी, आप जो है तैयारी करो, आप आगे बढ़ोगी। और यहाँ हर मैं झंडा और डंडा कांग्रेस का उठाई फिरी, और आप जो है अब जो रिजल्ट आया तो उसमें जो है सुबोध शर्मा जी का इन्होंने टिकट कर दिया। 6 प्रत्याशी है, 6 प्रत्याशियों में 40% के हिसाब से 2 महिलाओं का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक ही महिला उतारी। मेराज जहां का दावा है कि पिछले 13 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही हैं। उन्हें पार्टी की ओर से टिकट का आश्वासन भी मिला था, लेकिन पार्टी ने उनके साथ धोखा कर दिया। इसीलिए इनका दर्द कचहरी परिसर में ही फूट पड़ा। इनसे मिलिए, ये हैं बुलंदशहर सदर सीट पर कांग्रेस की ओर से दावा ठोकने वाली गीता रानी शर्मा। खानदानी कांग्रेसी होने का दावा कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इनकी भी टिकट काट दी। जब गीता रानी का टिकट कटा तो फूट फूट कर रोने लगी। कहना चाहूंगी, सर्वे के आधार पे टिकट होना चाहिए था। जिन लोगों ने रियल में मेहनत की थी, जो सर्वे लिस्ट थी उसके बेसिस पे टिकट होना चाहिए था। सिकंदराबाद से राकेश भाटी ने बहुत मेहनत की थी, बेचारे को टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो ईमानदार था, उनने मेहनत की, उससे घूस मांगी होगी, वो नहीं दे पाया। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं रियल में लड़की हूँ, इसलिए लड़के दिखा रही हूँ दीदी को कि लड़की सच में ही लड़ सकती हैं। और जिस दिन तक मेरा चुनाव लास्ट होगा उस दिन तक मैं भूख हड़ताल पे भी रहूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये मेरा भगवान भोले की कसम खा के कह रही हूँ। गीता रानी ने पार्टी को चेतावनी दी है, अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो मतदान तक अन्न जल का त्याग कर देंगी। खैर, ये सियासत है, इसमें शह और मात की लड़ाई होती है, चाहे वो पार्टी के अंदर की लड़ाई हो या बाहर की। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार के साथ बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश के राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल का विवादित बयान सामने आया।
कपिल देव अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो व्यापारियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देश में 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है और जिसे नहीं लगवानी है वो जहर खा लें। वो लोगों से पूछते हैं कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते या कोई और होता तो प्रदेश में क्या वैक्सीन लग जाती, दंगे हो जाते, कत्लेआम हो जाते, पहले मैं लगवाऊंगा। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैसे इन नेताजी को ये समझ में आना चाहिए कि देश में पहली बार कोई महामारी नहीं आई है, पहले भी महामारियां आई हैं और लोगों के इलाज सरकारों ने कराए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जानबूझ के इस तरह के जहरीले बयान कहीं ना कहीं कई बार मानसिकता पर भी प्रश्न उठाते हैं। हमेशा हर बात पर दंगों की बात करना। होते मुख्यमंत्री या कोई और मुख्यमंत्री होता तो वैक्सीन लग जाती क्या? नहीं लगेगी। प्रदेश में दंगे हो जाते, भाई साहब सुनो मेरी बात, कत्लेआम हो जाते, पहले मैं लगवाऊंगा, पहले मैं लगवाऊंगा, पहले मैं लगवाऊंगा, जब लोग मर रहे थे। वैक्सीन की लूट में दंगा हुआ ना, वैक्सीन में सबको 150 करोड़ लोग वैक्सीन लग गया। और जब से ये चर्चा हुई कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सभी के जहन में सवाल था कि वो किस सीट से लड़ेंगे। रहस्य था, पर्दा उठ गया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले अखिलेश के आजमगढ़ या फिर संभल के गन्नौर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब सीट को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। इस तरह अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा चुनाव के समर में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इस पर मोहर लगा दी है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गुरुवार को अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर एसपी ने स्थिति साफ कर दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की सीट तय होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को चुनाव लड़ने का हक है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इतना बड़ा चेहरा है कि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ना जाएंगे या जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, वो विधानसभा की जनता भी सौभाग्यशाली होगी कि एक ऐसा विजनरी मुख्यमंत्री जिसकी सोच की पूरी दुनिया कायल है। आज नाम अखिलेश यादव जी, जिनके जैसा व्यक्तित्व, उनकी जैसी मानसिकता, उनकी जैसी कार्यशैली का नेता पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में उतरकर दमखम आजमाने की चुनौती दे रहे थे। अब जबकि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं तो बीजेपी ने जुबानी हमले तेज कर दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश पर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप यह है कि हार के डर की वजह से अखिलेश यादव ने अपने लिए सुरक्षित सीट जो है वो ढूंढी है। देश के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी के जुबानी हमले भी शुरू हो गए हैं। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश ने साहस जरूर दिखाया है, लेकिन बीजेपी कड़ी टक्कर देने को तैयार है। यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस दिखाया, ये मुझे बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया, लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव अपनी जाति विशेष की बाहुल्य सीट से लड़ रहे हैं, ये डर नहीं तो और क्या है। जो अब तक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? वैसे राजनीति के पंडित कहते हैं कि इस तरह की सीट चुनने के पीछे एक बड़ा कारण यह होता है कि क्योंकि अखिलेश यादव एकमात्र पार्टी का बड़ा चेहरा है, तो उन्हें बाकी जगहों पर भी प्रचार प्रसार करना है, ये एक बड़ा कारण है। खैर, हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने वाले इमरान मसूद ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इमरान मसूद ने कहा है कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। सबसे ज्यादा इमरान मसूद का नाम चर्चा में रहा और माना जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, टिकट कट गई, फिर हुआ कि वापसी कर सकते हैं।
तमाम उठापटक के बीच अब जो बात सामने आई है वो ताजा जानकारी ये है कि वो एसपी छोड़ने की अटकलें पूरी तरह से खारिज हो चुकी हैं, वो एसपी में ही रहेंगे। एसपी से गठबंधन में निराशा हाथ लगने के बाद चंद्रशेखर ने बड़ा दांव खेला। चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने एसपी आरएलडी गठबंधन के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए साफ किया है कि आजाद समाज पार्टी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय चौधरी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि वो पार्टी के कहने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आजाद समाज पार्टी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। मुख्यमंत्री तो जनता ने उन्हें बनाया था, ना तो उनका लिस्ट में नाम था, ना ही उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। वो तो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो भी मेरे जैसे ही हैं। और मैं समझता हूँ 5 साल अगर सड़कों पे कोई लड़ा है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, तो वो चंद्रशेखर आजाद था। 5 साल भी लड़े हैं और अब भी लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि गोरखपुर में योगी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम आने के बाद लोग ये सोच रहे होंगे कि हम मुकाबले में जाएं कि न जाएं। गोरखपुर की जनता आएगा कोई, लेकिन वह वोट योगी आदित्यनाथ जी को देगी, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर में भी इतना विकास किया है। प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया की बात करें तो आज से शुरू हो रही है। पुलिस और प्रशासन ने नामांकन स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। दूसरे चरण में रुहेलखंड और आसपास के 9 अन्य जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही रुहेलखंड और आसपास के 9 अन्य जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार 22 और 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने की वजह से इन 3 दिन में नामांकन नहीं होगा। लिहाजा दूसरे चरण के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 5 दिन का समय मिलेगा। तो वहीं प्रत्याशी अपना नाम 30 जनवरी तक वापस ले सकते हैं, जबकि 31 जनवरी को निर्वाचन अधिकारी तमाम पार्टियों को चुनाव चिन्ह जारी करेंगे। वहीं पुलिस और प्रशासन ने नामांकन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। उधर तौकीर रजा खान ने भले ही इस बार के चुनाव में हाथ का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन बरेली में दरगाह आला हजरत खानदान की बहू ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मौलाना की ढकोसलेबाजी है, कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया इन्होंने। निदा खान का कहना है कि 3 तलाक की वजह से उसे कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे, लेकिन शिकायत करने के बाद भी तौकीर रजा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। मथुरा में गोवर्धन पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने यहां से बड़ी संख्या में तमंचा, बंदूक और कारतूस जब्त किए। एक आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आरोप के मुताबिक दौलतपुर में बीट दारोगा की मिलीभगत से अवैध हथियार फैक्ट्री चल रही थी। सुपरविजन में चले इस ऑपरेशन में एक व्यक्ति साहुन पुत्र इनायत अरेस्ट हुआ है, जिसके कब्जे से 8 तमंचे, 4 बंदूक व 13 कारतूस बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने की भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। पूर्व में भी यह व्यक्ति इन गतिविधियों में सम्मिलित रहा है, उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।